ने मैसूर से देश के युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं और आज भारत के युवा विकास और नवाचार के नए अध्याय लिख रहे हैं। पीएम मोदी ने युवाओं से राष्ट्रीय प्रथम को सर्वोपरि मंत्र मानने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं की पहुंच अब अंतरिक्ष तक हो चुकी है और उनकी सामर्थ्य, प्रतिभा और संकल्प से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है। साथियों, किसी भी देश में युवाओं का सामर्थ्य तभी उस राष्ट्र की शक्ति बनता है जब उसे सही अवसर मिले, जब उसे सही दिशा मिले और जब उसे अपनी ही धरती पर बड़े सपने देखने, उन्हें पूरा करने का भरोसा मिले। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसमें भारत को 13वां गोल्ड मिल चुका है। प्रीति, जैस्मिन, साक्षी, प्रिया, अरुंधति, सचिन को गोल्ड मिला है। 80 केजी वर्ग में अंकुश पंघाल ने भी गोल्ड मेडल जीता। पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में 39 पदक के साथ भारत अब चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को बॉक्सिंग में पहली बार 7 गोल्ड मिले हैं। अभी तो बहुत राहत मिल रही है, बिकॉज इतने दिन से यही था कि हाँ एक बार नेशनल एंथम बजवाना है, नेशनल एंथम बजवाना है, और आज फाइनली वो दिन आया कि मेरे वेट कैटेगरी में नेशनल एंथम जरूर बजाए। थोड़ा इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे इंटरनेशनल पे अपना नेशनल एंथम सुनने का ये है कि मैं जब भी खेलूं इंटरनेशनल तो मेरे वेट में तो नेशनल एंथम जरूर बजे, और अभी इसी को ओलंपिक्स तक लेकर जाना है तो काफी अच्छा फील हो रहा है अभी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बिहार के लाल ने कमाल कर दिया, जहां गया जी के सुमन राणा ने पारा शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। सुमन राणा ने अपने दूसरे प्रयास में 13.40 मीटर का थ्रो किया, जिसके कोई नजदीक भी नहीं पहुंच पाया। कभी बॉक्सिंग रिंग में मुक्के बरसाने वाला ये खिलाड़ी आज शॉटपुट में भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहा है। सुमन राणा की ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इससे पहले सेना में भी अपनी सेवा दी है। 2000 के दशक की शुरुआत में 5 साल तक नेशनल लेवल पर बॉक्सर रहे। सुमन गोरखा राइफल्स में सिपाही थे, लेकिन साल 2006 में पुंछ इलाके में एक लैंडमाइंस ब्लास्ट में उन्होंने अपना दायां पैर गंवा दिया था। इसके बाद 2017 में जब वे नकली पैर लगवाने गए, तब से उन्होंने पैरा एथलेटिक्स की शुरुआत की और आज शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतकर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। कैजुअल्टी हो गया। जो 2001 में मैं आर्मी में ज्वाइन हो गया, उसके बाद में देश की सेवा करते करते, ड्यूटी करते करते मेरा माइंड ब्लास्ट हो गया 2006 में। उसके बाद में यूनिट में नॉर्मल ड्यूटी करते रहा। फिर मैं पैसा, हमारा ये आर्टिफिशियल लिम्ब पैर बनता है पुणे में। मैं उस टाइम में 2016 के लास्ट मंथ में ईयर में मैं पैर बनाने के लिए आया था, और कुछ बंदे जो आर्मी पैरालंपिक नोट से पैर बनाने के लिए गया था, वो बंदे से बात किया मैंने कि ये गेम के बारे में, क्योंकि मैं पहले से थोड़ा बहुत गेम में इंटरेस्ट भी था और गेम भी खेलता था, थोड़े गेम के बारे में थोड़ा नॉलेज भी था। मैंने उन लोग से थोड़ा बातचीत किया। उसके बाद में फिर उन लोग बात करने के बाद में फिर ये मैं मार्च को 2017 मार्च को मैं नोड में आया। फिर मैंने नोड से फर्स्ट बार मैं नेशनल 2017 अप्रैल में हुआ था, वो नेशनल खेला, उसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज आ गया। उसी रास्ते से मेरा जर्नी यहाँ तक पहुँच गया। अभी मैं गया बिहार से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि उधर बहुत डेवलप हो रहा है। अभी हर अभी ये स्टेडियम बन रहा है, और कोई भी मेडल आने वाले के लिए जो जॉब में नहीं है उन लोगों को डायरेक्ट जॉब मिल रहा है। अभी हर राज्य में, हर उसमें और हमारा हर साइड में अभी अच्छा स्पोर्ट्समैन ले अच्छा सपोर्ट है। और बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो से पुलिस ने
पुलिस के सिस्टम पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना बलिया थाना क्षेत्र की है, जहां लोगों ने अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए एक महिला और एक नाबालिग को तालिबानी सजा दे दी। बताया जा रहा है कि लोगों ने दोनों को घर में आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा, जिसके बाद दोनों की जमकर पिटाई की गई और अमानवीय व्यवहार किया गया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस पूरे मामले पर बलिया डीएसपी ने वीडियो की जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। पंचायत लगा करके ये एक तरह का प्रताड़ना है और इस प्रताड़ना पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रताड़ित करने वाले जो भी उस पंचायत में शामिल हैं इस मामले में संज्ञान लेकर के तत्काल कार्रवाई किया जाए। अध्यक्ष बलिया को महिला पदाधिकारी के साथ जब जाकर के उसको जांच के लिए आदेशित किया गया है। जांच के उपरांत तथ्य जो भी सामने आएगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर बेगूसराय से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भर्रा रोड पर बेखौफ अपराधियों ने किसान विनोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। विनोद यादव दूध पहुंचाने बाजार जा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर फायरिंग की। परिजनों ने गांव के एक शराब कारोबारी पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले भी जान से मारने की धमकी की शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कहाँ से? घर से बाजार में दूध रोज देते हैं। अच्छा। उसी बीच में माल दिया मुकेश यादव। कहाँ पे? भल्ला वाला पोखर जाली कुइया के पास। जानी कुइया के पास। हाँ। ये घर से जा रहे दूध लेके लो जाते हैं उसी रास्ता से। अच्छा। और उसके 2-3 बार आवेदन भी दिए हैं। काहे के लिए आवेदन दिया था? बार बार धमकी दे रहा था, माइल 2026 पार होने था। अच्छा, काहे? दुश्मनी था उससे, बोला उसका दारू बेचता है। अच्छा। दारू पकड़ा गया उसका। अच्छा। उसको पूछे मन की हम ही पकड़ा है, इसीलिए बोलता था माइल। अच्छा, दारू बेचता था ना? दारू बेचता है वो। क्या नाम? ये उसको झगड़ा था ना, दोनों मिलकर इसको गोली मार दिया। दूध लेकर खाना पाता था। हाँ। दूध देता था, वो गोली मार दी। कौन मारा है गोली? गोली अब पे मारा हम नहीं देखे। तो ये कहाँ लेके जा रहा था दूध? दूध बाजार आता था। कहाँ पे मारा है गोली? गोली मार दिया जौहरी नार का गाँव में। अगली खबर पटना सिटी से, जहां सुल्तानगंज थाना पुलिस ने गुलबी घाट शमशान गली में छापेमारी कर नशीले पदार्थ के कारोबार का खुलासा किया है। छापेमारी में भारी मात्रा में नशीला इंजेक्शन और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर खान मिर्जा मोहल्ला स्थित एक घर में छापेमारी कर 12 कार्टन नशीले इंजेक्शन और 2 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप कोडिन फॉरेक्स बरामद किया है और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से लगभग 10,000 रुपए कैश और एक स्कूटी बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर इस अवैध कारोबार से जुड़े उसके 2 अन्य साथियों की गिरफ्तारी को लेकर फिलहाल छापेमारी अभियान जारी है। बरामद इंजेक्शन और कफ सिरप की कीमत 17 लाख के आसपास बताई जा रही है। आदित्य कुमार उर्फ दिलीप कुमार को कोडिन कफ सिरप स्कूटी में रखा हुआ था, उसके साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ और उसके निशानदेही पे जिस किराए के घर में वो रहता था वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च के बाद हजारों की संख्या में अवैध प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन कोडिन युक्त कफ सिरप बरामदगी की गई। और नगद कितना पैसा? 9,945 रुपये नगद बरामद किया गया। एक मोबाइल है, एक स्कूटी है। झारखंड, जहां कभी नक्सलियों की बंदूकें सुरक्षा बलों को चुनौती देती थी, आज वही बंदूकें पुलिस के कब्जे में है। पुलिस का दावा है कि नक्सलियों से सिर्फ लूटे गए हथियार ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा हथियार बरामद किए जा चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि दूसरे राज्यों में पुलिस और सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों का इस्तेमाल भी झारखंड में किया जा रहा था। नक्सलियों की बंदूकें अब पुलिस के कब्जे में। नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू। लूटे गए हथियार सूद समेत बरामद। क्या हथियारों की कमी ने तोड़ी नक्सलियों की कमर? एक समय था जब झारखंड के जंगलों में नक्सलियों की बंदूकें दहशत की पहचान थी। पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले, हथियारों की लूट और उन्हीं हथियारों के दम पर खड़ा होता नक्सली नेटवर्क। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है।
झारखंड पुलिस का दावा है कि पिछले 1.5 दशक में नक्सलियों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें पुलिस और सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियार भी शामिल हैं। आईजी अभियान के मुताबिक 1000 से ज्यादा पुलिस के हथियार नक्सलियों से बरामद किए जा चुके हैं। इन सभी हथियारों का रिकॉर्ड भारत सरकार के लास्ट लूटेंड एंड रिकवर फायर आर्म्स पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसकी निगरानी NIA के स्तर पर की जाती है। 1000 पुलिस लूटेड वेपन्स हैं जिनका डेटाबेस हमारे स्पेशल ब्रांच के अंदर मेंटेन। हथियार ही उनकी पावर है और तो कुछ इस तरह की कोई पावर नहीं, उनकी स्ट्रेंथ ही हथियार है। हथियार ही नहीं रहेगा तो कोई उनकी सुनेगा नहीं, ना कोई डर नहीं रहेगा। एक नजर डालते हैं 2021 से 30 जुलाई 2026 तक की कार्रवाई पर। 972 हथियार बरामद, 299 पुलिस के हथियार, 673 रेगुलर और देसी हथियार, 61,847 कारतूस बरामद, 2,163 IED निष्क्रिय, 1,903 किलोग्राम विस्फोटक जब्त, 2.01 करोड़ रुपए की लेवी बरामद। 2014 से दिसंबर 2020 तक 277 पुलिस के हथियार बरामद, 1,855 अन्य हथियार जब्त, 68,846 गोलियां, 3,661 IED, 21,867.56 किलोग्राम विस्फोटक, 74,807 डेटोनेटर, 6.40 करोड़ रुपए की लेवी बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक झारखंड में जितने हथियार पुलिस और सुरक्षा बलों से लूटे गए थे, उससे कई ज्यादा लूटे गए पुलिस हथियार अब नक्सलियों से वापस मिल चुके हैं। इससे ये भी संकेत मिलता है कि दूसरे राज्यों में लूटे गए हथियारों का इस्तेमाल भी झारखंड में नक्सली कर रहे थे। जो हथियार सुरक्षा बलों का लूटा गया, जो हथियार रिकवर हुआ, तो आर्सेनल नंबर होता है, हथियार का नंबर होता है। तो हम लोगों ने मैच किया है कौन सा हथियार जो हमारा गया, वो हथियार हम लोग को वापस रिकवर हुआ कि नहीं। तो उसका जो सोर्स जहाँ से गया, तो दूसरे स्टेट का भी जो डेटाबेस लेकर के उसको भी हम लोग मैच करके एग्जैक्टली कि जितना हथियार गया, टोटल जो झारखंड में हथियार गया है उससे हम लोगों ने ज़्यादा हथियार रिकवर किया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि नक्सलियों की ताकत सिर्फ जंगल नहीं बल्कि उनके हथियार थे। जैसे जैसे हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और आर्थिक संसाधन सुरक्षा बलों के कब्जे में आते गए, वैसे वैसे नक्सली नेटवर्क कमजोर होता गया। अब झारखंड में नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में बताया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां इसे निर्णायक बढ़त मान रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या नक्सलियों से हथियारों की लगातार बरामदगी ने झारखंड में नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ दी है, या अभी भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शेखपुरा जिले की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार पत्थर क्रशर उद्योग रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से अधिकांश क्रशर बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को ये मजबूर हैं। कभी क्रशरों की गूंज से गुलजार रहने वाला फिरंगी बीघा सहित दर्जनों गांव में आज पूरी तरह से शांत नजर आता है। ये गांव उद्योग बंद होने से स्थानीय व्यापार भी प्रभावित हुए। लोगों का ये कहना है कि सरकार और प्रशासन को इस उद्योग को एक बार फिर से चालू कराने की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें। में पहले पहाड़ों से जो अर्थव्यवस्था सुधरता था, उसमें अब कमी आ गई। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर यहाँ क्रेशर क्रेशर उद्योग संचालित होता था। आपको दिखा दे रहे, ये फिरंगी बीघा गांव है, इलाका आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ गांव पूरा जो है, जब आप प्रवेश करिएगा तो पूरा क्रेशर दिखाई देगा। वो पुराना क्रेशर जो है, अब जब क्रेशर पूरा जर्जर अवस्था में आ गया है, क्योंकि सारा चीज उद्योग बंद हो गया। उद्योग बंद होने से पलायन भी हो गया। जो यहाँ हजारों मजदूर काम करते थे, उनके सामने रोजी रोटी का भी समस्या, क्या क्या परेशानी हो रही है आपको, बोलिए सर। क्या कहाँ घर लो तो है? हमारे घर नमदारगंज हुआ सर। और ये क्या, कौन गांव है ये? फिरंगी बीघा हुआ। भाई सब जो लगा हुआ क्या था, कितना है लगभग? ये जो कलेसर सर, कलेसर में जरिए आदमी खटता था सर। कुल तो अब ऐसे बाहर बन जाते हैं, गाड़ी गुप्ता देके, मतलब कि वहाँ रहते हैं कि पटना जिला से हो गया, कोई नालंदा जिला से हो गया, कोई
थ्रेसर उद्योग एक बहुत बड़ी काम करने वाला था, मजदूर का एक जरिया था, और थ्रेसर उद्योग बंद हो जाने से मजदूर का पलायन हो रहा है और कई गांव का मजदूर जो उद्योग थ्रेसर उद्योग जो बंद हो गया उससे बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है। सवाल है ऐसे छोटे छोटे उद्योग को विकसित करने का, ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाए और पलायन जो बड़ी समस्या है बिहार की उस पर विराम लग सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। सुपौल से बड़ी खबर है, जहां भीमनगर थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक किसान अमित कुमार धान के खेत में मिले 5 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़कर और कंधे पर लादकर सीधे भीमनगर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। लगभग 5 फीट लंबा मगरमच्छ उसके कंधे पर था, जो नदी में जलस्तर पानी बढ़ने की वजह से खेत में आ गया था। पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन कर्मियों ने मगरमच्छ को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित कोसी नदी में छोड़ दिया। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वन्य जीव को दिखने पर अफवाह न फैलाएं, बल्कि तुरंत विभाग को सूचना दें ताकि सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। भीमनगर थाना जो कि तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस मगरमच्छ का रेस्क्यू वन विभाग की तरफ से किया गया। हालांकि लोग इसे अपने हाथों में उठाए हुए नजर आ रहे हैं। वन विभाग मौके पर पहुंचा और उसने बताया कि ऐसे वन्य जीव अगर मिलते हैं तो तुरंत सूचना रेस्क्यू टीम है, ये देख सकते हैं कैसे कंधा पे ले जा रहे। बिहार है हुए थे काम करने के लिए, तो मगरमच्छ हम लोग वहाँ देखे, तो मगरमच्छ जैसे ही देखे तो हम लोग को डर लगा तो आदमी वहाँ पे भीड़ जमा हो गया। जमा होने के बाद हम 2-4 आदमी मिल के उसको पकड़ने के बाद वन विभाग ले गए, वन विभाग कटैया ले गए। कटैया ले जाने के बाद वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद हम लोग थाना ले गए, थाना में सुपुर्द कर दिए। थाने वाले ने उनको फ़ोन किया वन विभाग टीम को, और वन विभाग टीम अपना उनको ले गया। आप कंधे पे लेके जा रहे थे, डर नहीं लगा? नहीं, डर का उसमें लगा। जब तक वो पानी में था तो डर तो लगा, बहुत ज़्यादा सा डर लगा। लेकिन पानी के जैसे बाहर निकले उसको हम कैद किए अपने हिसाब से, उसको जैसे कि हम बांध के उसको कैद किए। बांधने के बाद तो डर हमको लगा कि अब ये खतरे से बाहर है। ये भीमनगर 14 नंबर वार्ड से ग्रामीणों ने इसको पकड़ के वन विभाग को सपोर्ट किया और इसको हम लोग जा रहे हैं और इसको करके कोसी नदी में छोड़ा जाएगा सर। इसका जगह वही है, कोसी नदी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। साथ ही कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है। इसके साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। चमोली में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। तेज बारिश से लैंडस्लाइड की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। भनेरपानी और नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह बंद है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। सड़क बंद होने से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर निकले कई तीर्थयात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। वहीं एनएच की टीमें मौके पर जेसीबी मशीनें के साथ मलबा हटाने में जुटी है, लेकिन बारिश के बीच काम करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में सड़क खुलने में समय भी लग सकता है। उत्तरकाशी में मोरी के लिवाड़ी और फिताड़ी सड़क खराब होने की वजह से लोगों की आवाजाही पर इसका सीधा असर नजर आ रहा है। रोड खराब होने से गाड़ियां नहीं चल पा रही और यही वजह है कि एक महिला मरीज को डोली के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया गया। लिवाड़ी फिताड़ी सड़क 5 गांवों की लाइफलाइन है, जो इन दिनों खराब पड़ी हुई है। लोगों का आरोप ये भी कि कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद सड़क की सुध किसी ने नहीं ली। बड़ी मुश्किल से आते हुए बीमार आदमी भी ऐसे ले आना पड़ते। पिताड़ी की रोड उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते स्याना चट्टी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी अब रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंचने लगा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उफान पर बह रही नदी का पानी कई घरों के आसपास पहुंच गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है और लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है। वहीं प्रशासन की नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनी हुई है। बाढ़ से जूझ रहे राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2117 करोड़ 85 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ये मदद बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों में
राहत और पुनर्वास के कार्यों को तेज करने के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाने और राज्यों को संकट से उबारने के लिए सहयोग जारी रहेगा। मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला, जहां खाद तस्करी, किल्लत और नकली खाद की खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कोटवा थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर में छापेमारी की। पुलिस ने घर के अंदर छुपाकर रखे गए 50 बोरी यूरिया को जब्त किया। किसानों ने यूरिया की कालाबाजारी की शिकायत की थी, जिसके बाद एक कार्रवाई की गई। खबर अररिया से, जहां जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। डीएम के नेतृत्व में जांच एवं उपचार चिकित्सा आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की कैंसर, एनीमिया, शुगर, ब्लड प्रेशर और मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियों की जांच कर रही है। जांच में बीमारी की पुष्टि होने पर मरीजों का तुरंत इलाज शुरू किया जा रहा है और जरूरी सलाह भी दी जा रही है। इस पहल से ग्रामीणों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं और लोग भी बढ़ चढ़कर इस अभियान का लाभ उठा रहे हैं। अररिया से सतीश कुमार मिश्र की खास रिपोर्ट देखिए। है कि ये सब लोग जो जांच कर रहे हैं ठीक जांच कर रहा है। यहाँ मूर्ख ज्यादा है, मूर्ख को पता नहीं है कि हमारे शरीर में क्या है, लेकिन दुखता है खाली, बस यही है। तो उसको जो है से वो स्पष्ट कर देता है। ये चीज से आपको दुख रहा है, ये चीज से ये दर्द होता है, ये चीज से ये दर्द होता है, ये चीज है आपके पास में, ये बता देता है। आपका जांच कुछ हुआ है? जी, सबसे पहले तो मैं अररिया के डीएम सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो ये मुहिम चलाए हैं चिकित्सा आपके द्वार, इससे हमारे ग्रामीण लोगों को बहुत सुविधा मिला है। जो जांच कराने के लिए हमें शहर जाना पड़ता था, वह जांच हमारे घर में जांच हो रहा है, जिसमें कि हमारे वर्कर जो भी हैं, आशा हैं, एनएम दीदी हैं। अब तक 5190 लोग हाइपरटेंशन के दवाइयाँ शुरू कर लिए हैं, जो कि जिनकी हाइपरटेंशन बीमारी की पुष्टि हुई और उनकी दवाइयाँ शुरू करा दी गई हैं। अब तक 4203 लोगों की शुगर की पुष्टि हुई है और उनकी दवाइयाँ शुरू हो गई हैं। हम लोग लक्ष्मीपुर में आए हैं, जो RH रानीगंज हॉस्पिटल के तहत ये आता है, पंचायत लक्ष्मीपुर हासा, वार्ड नंबर 2 में हम लोग काम कर रहे हैं चिकित्सा आपके द्वार, जिसमें 30+ से जितने भी मतलब बूढ़े व्यक्ति हैं, 60+ के हैं, 30+ से ऊपर जितनी माता बहनें हैं, भाई हैं, सबका बीपी और शुगर हम लोग चेक कर रहे हैं। बिहार में मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने 2 से 5 अगस्त के बीच भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आज से उत्तर बिहार में भारी बारिश होगी, वहीं 5 अगस्त से दक्षिण बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। तो देखिए, अब मानसून की सक्रियता बढ़ने वाली है। 5 अगस्त से दक्षिण बिहार में मानसून जोर पकड़ेगा, बारिश होगी और इस बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है, अलर्ट भी जारी किया गया है। 2 से 5 अगस्त की तारीख में भारी बारिश।